पिछले क्लास में हम संविधान का पढ़ रहे थे न्यायपालिका, जिसमें हमने केंद्रीय न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को देखा था, जो भाग 5 में है। न्यायपालिका पढ़ रहे हैं तो हमने कहा था कि लगातार न्यायपालिका वाला सिस्टम को खत्म कर देते हैं, यानी हर एक राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है तो उच्च न्यायालय जो है वो भाग 5 में नहीं है, पहले याद रखना, वो भाग 6 में है। उच्च न्यायालय किस में है? भाग 6 में है। तो उच्च न्यायालय जो है वो राज्यों के लिए है, इसलिए इसको किस में रखा गया है? भाग 6 के अनुच्छेद नंबर 214। अनुच्छेद नंबर 214 इसमें बात किया गया है किसका? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद नंबर किसमें? 214 में, कि राज्यों के लिए क्या किया जाएगा? उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, या राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करेगा? संसद, है ना। उच्च न्यायालय जो है राज्यों के लिए होगा, उच्च न्यायालय जो है किसके लिए होगा? राज्यों के लिए होगा। इसका गठन कौन करेगा? संसद। स्थापना कौन करेगा? संसद करेगा, है ना। कि मान लो किसी राज्य छत्तीसगढ़ है, उसमें बिलासपुर में क्या करना है? उच्च न्यायालय बनाना है, तो ये बात किसने कहा होगा? संसद ने कहा होगा, है ना। संसद में जो है किसी भी राज्य में अनुच्छेद नंबर 214 के तहत किसकी स्थापना की जाती है? उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 230, अनुच्छेद नंबर 230, अनुच्छेद नंबर 230 के तहत, अनुच्छेद नंबर 230 के तहत संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र यानी इसी को क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। उसके लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद नंबर 230 में लिखा है कि प्रत्येक जो केंद्र शासित प्रदेश होगा उसके लिए भी उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करेगा? संसद करेगा। क्लियर है। अब कई ठो एकदम छोटा छोटा है, तो अनुच्छेद नंबर 231, अनुच्छेद नंबर 231 में बताया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही क्या हो सकता है? उच्च न्यायालय हो सकता है। समझ में आया? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत? 214 के तहत। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत? 230 के तहत। अब 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, यह बताया गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 231। अब ये सब चीज का निर्धारण कौन करेगा? ये सब चीज का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगा। ठीक है। ठीक। अनुच्छेद नंबर 214 के तहत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद नंबर 230 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना, और 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, यह अनुच्छेद नंबर 231। क्लियर है। जितने भी उच्च न्यायालय होंगे वो अभिलेख न्यायालय होंगे। पढ़े थे पिछले में, जैसे हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय है, यानी जो भी उस न्यायालय में घटना घटित होगी, केस होगा, निर्णय होगा, वो सब जो है लिखित रूप में क्या रहेगा? संरक्षित होगा। उतने वैसे ही जितने भी उच्च न्यायालय है, जितने भी उच्च न्यायालय हैं, अनुच्छेद नंबर 215 के तहत क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। यानी उच्च न्यायालय में जो भी लिखा केस होगा या जो भी निर्णय होगा वो सब का ब्यौरा जो है लिखित रूप में क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। यानी कि हमारा जितना भी उच्च न्यायालय है सब कैसा है? अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद नंबर किसके तहत? 215 के तहत। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 216, अनुच्छेद नंबर 216 उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालय का गठन। देखो, स्थापना और गठन अलग है। स्थापना मतलब जैसे कौन सा राज्य है? मान लो कोई राज्य है, छत्तीसगढ़ ही राज्य ले लेते हैं, यहां उच्च न्यायालय नहीं है। इमेजिन करो, नहीं है। नहीं तो इमेजिन नहीं करने बोलता तो वाह, हमें तो सर इसे की दे तो है नहीं, इसीलिए बोला छत्तीसगढ़ में मान लो उच्च न्यायालय नहीं है, तो उच्च न्यायालय स्थापित करेंगे कहां? छत्तीसगढ़ में। ऐसा जो प्रस्ताव संसद में पारित होगा वो क्या कहलाएगा? उच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद नंबर 214। क्लियर है। अब उच्च न्यायालय स्थापित हो गया है ना, तो छत्तीसगढ़ जो है ज्यादा लड़ाई झगड़ा वाला नहीं है, कभी कभी बस लड़ाई झगड़ा होता है, तो ज्यादा वहां न्यायाधीशों की जरूरत नहीं है। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश रख देते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं। अब मान लो वही उत्तर प्रदेश को देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केस है, सबसे ज्यादा
बड़ा वो जो हाई कोर्ट है वो, ठीक है, तो वहां पर ज्यादा है, तो वहां एक और 7 में चल पाएगा करना है नहीं, तो वहां का 1 और 15 रख देते हैं, 1 और 16 रख देते हैं, 1 और 31, ऐसा। तो ये जो न्यायालयों की संख्या है इसको क्या बोलते हैं? गठन। और संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो अनुच्छेद नंबर 216 है उसके तहत उच्च न्यायालय का गठन कौन करता है? संसद करता है। गठन कौन करता है? संसद। गठन कौन करता है? संसद करता है। गठन कौन करेगा? संसद करेगा कि एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य क्या हो जाएगा? अन्य न्यायाधीश होंगे, ऐसा करके मिलकर जो है उच्च न्यायालय का गठन कौन करता है? संसद करता है ना। और भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में क्या होता है? अन्य न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और संख्या का निर्धारण गठन कौन करता है पूछेगा तो? संसद। और अन्य न्यायाधीशों की संख्या, अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है पूछेगा तो? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इस तरह जो है किसी भी राज्य में किसकी स्थापना होती है? उच्च न्यायालय की स्थापना और उसका गठन होता है। क्लियर है? तो हर राज्य में अलग अलग उच्च न्यायालय है, तो वहां पर अलग अलग न्यायाधीशों की क्या है? संख्या है। तो जो भी उच्च न्यायालय का क्या बनेगा? न्यायाधीश बनेगा, उसको कुछ ना कुछ क्या रखना पड़ेगा? योग्यता, है ना। किसी एरा गैरा नत्थु खैरा को थोड़ी बना देंगे, किसको बनाएंगे वो भी लिखा गया है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुच्छेद नंबर 217। अनुच्छेद नंबर किसमें लिखा है? 217 में लिखा है। देखो 214 में जो है राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद नंबर 215 में अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद नंबर 216 में बताया गया उच्च न्यायालयों का गठन, है ना। गठन कौन करेगा? संसद। लेकिन संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संख्या का निर्धारण जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्लियर है? उसका गठन हो गया। गठन हो गया तो जो उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश आएंगे तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसको बताया गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 217 में। ये कहा गया कि जो भी किसी भी उच्च न्यायालय का क्या बनेगा? न्यायाधीश बनेगा, उसे क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, है ना, भारतीय नागरिक होना चाहिए। और दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 10 वर्ष तक जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश हो, जिला न्यायालय या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय में क्या हो? न्यायाधीश हो, या 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, अधिवक्ता रहा हो, है ना। किसी भी उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय से नीचे किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो? अधिवक्ता रह चुका हो, या 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालयों में क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो, है ना। या 10 वर्षों तक क्या होना चाहिए? न्यायाधीश। क्या होना चाहिए? न्यायाधीश। और या तो 10 वर्षों तक क्या होना चाहिए? अधिवक्ता। अधिवक्ता। ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। क्या बनाया सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। क्लियर है? और इसी अनुच्छेद नंबर 217 में ही बताया गया है इनकी नियुक्ति की पद्धति। अनुच्छेद नंबर 217 में ही इनकी नियुक्ति के बारे में ही बताया गया कि ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, है ना, जो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक या तो न्यायाधीश है या तो क्या किया है? अधिवक्ता है। तो उसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बनाएगा? तो उसकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान से सुनना। अब उच्च न्यायालय में 2 प्रकार के न्यायाधीश होंगे। एक होगा क्या? मुख्य न्यायाधीश। और एक होगा क्या? अन्य न्यायाधीश। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति क्या लेता है? सलाह लेता है। राष्ट्रपति क्या लेता है? सलाह। तो जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए क्या करना है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो वो तो पहले जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। उसके मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा कि दिल्ली जो बिलासपुर है छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, वहां पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है, तकोल न करबो जी ऐसे करके किसको पूछेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। यानी द्रौपदी मुर्मू जो है मान लो अभी करेगी किसी भी राज्य के लिए, तो किससे सलाह लेगी? संजीव खन्ना। क्या नाम है अभी? संजीव खन्ना। क्लियर है? और साथ ही सलाह लेगी किससे? जिस राज्य में नियुक्त करना है उस राज्य के राज्यपाल से। यानी छत्तीसगढ़ में करना है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से, उत्तर प्रदेश में करना है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से। क्लियर है? इन दोनों लोगों के सलाह से ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की किसकी नियुक्ति करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक। अब उस राज्य में क्या नियुक्त करना है?
तो भी सलाह किसका रहेगा, है ना, सॉरी, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, ठीक है। लेकिन अब जो है राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या लेगा, सलाह लेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या लेगा, सलाह लेगा, है ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अब ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का रोल क्या हो जाएगा, कर जाए, किसके लिए, अन्य न्यायाधीश। समझ में आया दोनों, सलाह जरूरी है, किससे ले रहा है वो, है ना। नियुक्ति तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल का सलाह लेगा। क्लियर है। जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति तो उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या लेगा, सलाह लेगा। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्लियर है, ठीक। अब ये जो न्यायाधीश है उनका ट्रांसफर भी होता है, तो ट्रांसफर भी कौन करता है, राष्ट्रपति। ट्रांसफर भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। राष्ट्रपति जो है लेकिन ट्रांसफर करने के लिए फिर सलाह लेगा, तो सलाह लेता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर जो है अनुच्छेद नंबर 222, अनुच्छेद नंबर 222 के तहत स्थानांतरण क्या करता है, स्थानांतरण करता है। अनुच्छेद नंबर 222 के तहत राष्ट्रपति जो है क्या करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करता है, स्थानांतरण। छत्तीसगढ़ वाले को आंध्र प्रदेश भेज देगा, आंध्र प्रदेश वाले को मध्य प्रदेश भेज देगा, हरियाणा वाले को छत्तीसगढ़, ऐसा स्थानांतरण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से जो है स्थानांतरण करता है राष्ट्रपति। किसके तहत, अनुच्छेद नंबर 222 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद नंबर 222 के तहत। क्लियर है, आगे चले। अब देखो किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश है, अब वो घर में छठी बरही शादी बिहाई से कुछ छुट्टी ली कि नहीं ली बेचारा, है ना। लेकिन वो कहीं जा रहा है, क्या छुट्टी में जा रहा है कुछ दिनों के लिए, तो उसके पद को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, कोई ना कोई काम करेगा, जिसको क्या बोला जाता है, कार्यवाहक, है नहीं। जैसे तुम लोग कक्षा में बनाते थे नहीं, कक्षा नायक थे, वो कक्षा नायक बनता था, होता था नहीं। वो कक्षा नायक नहीं है तो कौन संभालता था, हाँ। तो वैसी उच्च न्यायालय जो है छुट्टी में चला गया है, कहीं चला गया है, तो कार्यवाहक उच्च न्यायालय के रूप में कौन काम करेगा, कार्यवाहक उच्च न्यायालय। तो वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ये अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है, 223 में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसको, जो जा रहा है उसी को पूछ के, है ना। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कुछ दिनों के लिए जा रहा है, तो राष्ट्रपति बोलेगा, आवेदन भी किसको देगा, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसी को पूछेगा कि ते जात हस तोर जगह कौन काम करे तेल बता, ऐसे करके, है ना। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति करता है, कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, ठीक। अब देखो कि कभी कभी उच्च न्यायालयों में केस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, केस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ ऐसे अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, जैसे देखो कॉलेजों में क्या होता है, प्रोफेसर की कमी हो जाती, तो क्या लाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर लाते हैं, नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर। वैसी उच्च न्यायालयों में क्या हो गया, कमी हो गया, है ना, जजों की कमी हो गई, अब हमको जज लाना है। लेकिन ऐसे कार्यवाहक तो मुख्य न्यायाधीश बस होता है, अन्य न्यायाधीश लाना है, तो अन्य न्यायाधीश ला सकता है कौन, राष्ट्रपति। कौन ला सकता है, राष्ट्रपति। कौन लाएगा, राष्ट्रपति। क्या लाएगा, अन्य न्यायाधीश, या इसी को क्या बोलते हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश नहीं बोलेंगे, अतिरिक्त। अन्य न्यायाधीश का काम करने के लिए जो न्यायाधीश लाएंगे उसी को क्या करेंगे, अतिरिक्त। भाई दो प्रकार के न्यायाधीश होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश और तो अन्य न्यायाधीश की कमी हो गई है, तो हम अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति कर रहे हैं किसी को भी, तो वो क्या कहलाएगा, अतिरिक्त न्यायाधीश। तो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके तहत करता है, अनुच्छेद नंबर 224 के तहत। अनुच्छेद नंबर 224 के तहत राष्ट्रपति जो है वो ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, न्यायाधीश बनने की योग्यता है, ऐसी योग्यता रखता है, नागरिक है और 10 वर्ष तक न्यायाधीश है या क्या है, अधिवक्ता है, उसको परमानेंट नहीं बना रहा है,
कुछ समय के लिए उसको ला रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को लगेगा कि ये न्यायाधीश बनने के योग्य है तो उसको अतिरिक्त न्यायाधीश बना सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर क्या बना सकता है राष्ट्रपति, अतिरिक्त न्यायाधीश बना सकता है। ठीक है ना। तो ये है अनुच्छेद नंबर 222, 223 और 224। ध्यान से पढ़ना। अनुच्छेद नंबर 217 के तहत मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की क्या है, नियुक्ति है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर सलाह किससे लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और किससे, राज्यपाल से। और जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो राज्यपाल और किससे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेता है, सलाह लेता है ना। ठीक। अब अनुच्छेद नंबर 222 के तहत यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या करना है, स्थानांतरण, तो कौन करता है, किसके सलाह से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। अनुच्छेद नंबर 223 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 224 के तहत राष्ट्रपति जो है अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कम से कम 2 साल के लिए। और किसकी सलाह से करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। क्लियर है। ऐसे सब हम न्यायाधीश ला सकते हैं। अब लाएंगे तो सबसे पहले क्या दिलाएंगे उनको, हाँ बेईमानी कर दी नहीं तो बेईमान लो। ठीक है। तो शपथ, तो शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। कौन दिलाएगा, हाँ वो राष्ट्रपति नियुक्त करके भेज देगा, जाते छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश, जाते छत्तीसगढ़ के अन्य न्यायाधीश। लेकिन जब वो छत्तीसगढ़ आएगा तो हम छत्तीसगढ़ गलत फैसला कर देगा, चल पहली शपथ ले, है ना। तो जब वो किसी राज्य में जाएगा तो वहां का राज्यपाल उसको क्या दिलाता है, शपथ। और राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। क्लियर है। ये आदमी होता है कहाँ का, केंद्र का। कौन भेजा है, राष्ट्रपति भेजा है। लेकिन काम कहाँ करता है ना, काम कहाँ करता है। इसलिए वेतन कौन देगा भैया, हाँ वेतन कौन देगा, राज्य संचित निधि। कहां से जाएगा, राज्य संचित निधि, है ना। जितना भी वेतन है वो कहां से जाता है, संचित निधि से जाता है ना। तो वो भला राष्ट्रपति भेजा है, केंद्र से आया हुआ है, लेकिन वो काम कहां करेगा, राज्य में करेगा। तो छत्तीसगढ़ में काम करेगा, छत्तीसगढ़ सरकार पेमेंट दे। मैं काबर दूं इसे, कहीं मोदी है नहीं। तो राज्य संचित निधि से जाता है पेमेंट सर्वोच्च न्यायालय के, सॉरी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को। क्लियर है। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है अभी 2,50,000 रुपए। कितना है, 2,50,000। 2,50,000 रुपया मुख्य न्यायाधीश का वेतन है भैया। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का अगर वेतन का बात करूं तो वो है 2,25,000। 2 लाख कितना है, 25,000 रुपया है। ठीक। अब इन लोग रिटायर होते हैं, कार्यकाल क्या होता है, समाप्त होता है। पहले इनका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक था, अभी कितना वर्ष तक काम कर सकते हैं, 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक। उसके बाद इनको क्या मिलेगा, पेंशन। उनके बाद इसको क्या मिलेगा, पेंशन। तभी तो इनको नहीं है कोई टेंशन, है कि नहीं है। हाँ पहले काम किए, जितना सजा सुनाना है, जिसको जैसा निर्दोष साबित करना है, जो है वो कर लिए। कितना महीना, 2,50,000 और 2,25,000 तनख्वाह। और कितने साल तक काम करेंगे, जब तक इनका उम्र कितने वर्ष, 65 वर्ष होना चाहिए। जब तक इनका उम्र कितना होना चाहिए, 65 वर्ष होना चाहिए। ठीक। अब उसके बाद इन लोग को क्या मिलेगा, पेंशन। तो पेंशन कौन देगा, केंद्र सरकार। ते काकर आदमी है भैया, हमार पर काम करे तब तक हम दें टेंशन तोला, है ना। अब ते हमार कोई टेंशन नहीं, पेंशन ले कहां से, केंद्र। तो पेंशन जो है वो कहां से जाता है, केंद्र संचित निधि से। क्लियर है। पेंशन इनको कहां से जाता है, केंद्र संचित निधि से। तो वेतन जो है वो राज्य संचित निधि से, जिस राज्य के ये न्यायालय में रहेंगे वो राज्य का न्यायालय, उस राज्य का संचित निधि से इनका वेतन भुगतान किया जाएगा। अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया, अब इनको पेंशन देना है तो कौन राज्य देगा, केंद्र देगा, है ना। राज्य नहीं देगा। इसको पेंशन कौन देता है, केंद्र सरकार देता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष की आयु तक। पहले 62 वर्ष तक था, अभी कितना है, 65 वर्ष। क्लियर है। रिटायरमेंट की आयु कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, किसी भी कर्मचारी की बात कर रहा हूं। रिटायरमेंट की आयु क्या होना चाहिए, अगर भारत या किसी भी देश को विकसित करना है तो रिटायरमेंट की आयु रखो कम, उससे भारी फायदा।
कैसे फायदा बता रहा हूं। जैसे मान लो अभी रिटायरमेंट कितने वर्ष में है, वो जब तक डोकरा 65 साल के नहीं हो जी तब तक नहीं छोड़े वहां, भला ऊपर हाथ गोड़ आंखी कान दिखे चाहे मत दिखे, तो काम स्लो होगा कि नहीं होगा? एक 50 साल का या 55 साल का व्यक्ति जिस स्पीड से काम कर सकता है वो 65 साल का कर सकता है क्या? नहीं। अब मान लो अपन रिटायरमेंट रखते कितने साल का? 55 साल का। 55 साल का, तो 55 साल तक का इंसान बहुत अच्छे तरीके से फास्ट काम करके देगा, तो भारत देश के लिए अच्छा बात है कि नहीं है? किसी भी कलेक्ट्रेट का कहो या किसी भी ऑफिस का कहो, अगर रिटायरमेंट 55 साल का है तो वो 55 साल का व्यक्ति जबरदस्त काम करके देगा कि नहीं देगा? देगा। ठीक। अब 55 साल के बाद उसका रिटायरमेंट यानी कि जल्दी रिटायरमेंट हो गया, तो जल्दी रिटायरमेंट हो गया तो पोस्ट जल्दी जल्दी खाली होगा, तो इधर नया लड़का मन जल्दी जल्दी आई कि नहीं आई, और काम भी जल्दी जल्दी होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए रिटायरमेंट क्या होना चाहिए? कम। लेकिन रिटायरमेंट कम रख रहे हो तो उसको क्या देना पड़ेगा? पेंशन, नहीं तो उसके लाइफ में आ जाएगा टेंशन, क्योंकि जल्दी रिटायरमेंट हो जाएगा। आप कैसे चलाएगा भैया अपना जिंदगी, इसलिए क्या दो? पेंशन, है ना। अब पेंशन देखो, अब मान लो कोई व्यक्ति 55 साल में रिटायरमेंट था, 55 साल में रिटायरमेंट नहीं था तो उसको वेतन मिलता रहता ना ज्यादा, अब उसको क्या कर दिए? रिटायरमेंट कर दिए, तो उसको पेंशन उतना ही देना पड़ेगा क्या? नहीं, जितना वेतन रहता है उतना पेंशन नहीं है, कम। तो आदमी चला गया उसको कम, उसके जगह नवा लड़का है, ओला भी कम पेमेंट देवे, तो फायदा है कि नहीं है सरकार को? हाँ, तो ये चीजें जो है लाओ कहाँ पे? अपने मंत्री संतरी लोगों के पास कि रिटायरमेंट का आयु क्या होना चाहिए? कम, जिससे काम होगा फास्ट, और इधर नौकरी भी क्या लगेगा? जल्दी जल्दी, वैकेंसी जल्दी जाएंगे जल्दी भरेगा, है कि नहीं है? तो ये दोनों फायदा, और साथ ही लागू करना पड़ेगा क्या? पेंशन, नहीं तो आदमी आ जाएगा टेंशन में। ठीक। तो अभी रिटायरमेंट की आयु कितना साल है? 65 वर्ष। खैर सरकार जब करेगा तब करेगा, ये मेरा एक राय था, है ना, मेरी सोच है कि जो रिटायरमेंट है वो कम होना चाहिए, जिससे जो है सरकार को फायदा हो सकता है, देश को फायदा हो सकता है। तो कार्यकाल कितने वर्ष का? 65 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का? 65 वर्ष। अब मान लो ये सब चल रहा है, अब इनका मन नहीं लग रहा है, तो इन लोग क्या देंगे? त्याग पत्र। तो कौन भेजा है भैया इनको? तो किसको देंगे त्याग पत्र? राष्ट्रपति को। ये त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं ना। ये त्याग पत्र अपना किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक। अब मान लो कोई राज्य में जाकर कोई न्यायाधीश जो है 3-5 कर रहा है, अपने शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है, नियम कानून भ्रष्टाचार कदाचार कर रहा है, तो उसके पद से उसको क्या है? हटाना है। तो उसको पद से हटाने का काम संसद में होता है। देखो कहां का न्यायालय है? छत्तीसगढ़ का, वहां का न्यायाधीश है, लेकिन उसको हटाने संबंधित काम कहां होगा? संसद में होगा। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जैसे उच्च न्यायालय में था, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते थे कि 14 दिन पूर्व उसको क्या करना है? सूचना देना है, दोनों सदन से 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। तो वैसे ही हम जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक। हट गया, चला गया, त्याग पत्र दे के जाए, चाहे हम लोग निकाल दें, निकल गया। तो जिस भी न्यायालय में ये न्यायाधीश रहा है, जिस भी न्यायालय में, जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा है, उस उच्च न्यायालय को छोड़कर, उस उच्च न्यायालय को छोड़कर, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में क्या रहा है? न्यायाधीश, रिटायरमेंट हो गया, तो वो छत्तीसगढ़ न्यायालय को छोड़कर बाकी उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद। क्लियर है? यदि कोई व्यक्ति क्या कर लेता है? रिटायर हो जाता है, त्याग पत्र दे देता है, तो वो उस न्यायालय में, जिस न्यायालय में वो क्या रह चुका है? न्यायाधीश रह चुका है, उसको छोड़कर किसी अन्य उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है? वकालत कर सकता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में या उस न्यायालय में जिसमें वो न्यायाधीश रहा है, वहां पर वो वकालत नहीं कर सकता। जहां बड़े पद में रहा है वहीं जाके छोटे में थोड़ी काम करेगा, है कि नहीं है? तो जिस उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश रहा है, वहां वो वकालत नहीं कर सकता। क्लियर है? और उच्च न्यायालय को भी क्या होता है? शक्ति प्राप्त है। जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय को देखा था, वैसे उच्च न्यायालय को भी शक्ति प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय जो है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद नंबर 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करता है? रिट जारी करता है। उसी तरह अनुच्छेद नंबर 226, ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 226, अनुच्छेद नंबर 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है?
सर्वोच्च न्यायालय 32, सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या करता है? रिट जारी करता है। और कौन बड़ा है भैया? सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा पावरफुल है कि उच्च न्यायालय? सर्वोच्च ज्यादा पावरफुल है ना, सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा पावरफुल है। लेकिन रिट जारी करने के मामले में, कौन से मामले में? रिट जारी करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा पावरफुल है कौन? उच्च न्यायालय। ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है। और रिट जारी करने में सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा शक्तिशाली है कौन? उच्च न्यायालय। क्लियर है? ये भी क्या है? अपीली न्यायालय है। यहां हम जो है अपने केस के लिए क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ये भी जो है उच्च न्यायालय जो है कैसा है? अभिलेख न्यायालय है ना, कि सारा जो निर्णय है वो कैसा रहता है? लिखित रूप में संरक्षित रहता है। और ये उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखता है, यानी किसी उच्च न्यायालय में निर्णय दे दिया गया है, उस निर्णय पर भी पुनः विचार किया जा सकता है। मान लो मर्डर केस में किसी को क्या हो गया है? कैद हो गया, उम्र कैद, लेकिन किसी को लगता है कि ये गलत फैसला है, तो वापस उस केस को क्या किया जाता है? रीओपन किया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। क्लियर है? इसके अलावा जो है उच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों का संरक्षण करता है। जो जिला न्यायालय है, तहसील न्यायालय है, उसका देख रेख संरक्षण करता है कौन? उच्च न्यायालय। क्लियर है? भारत में अभी टोटल 25 उच्च न्यायालय है। कितने उच्च न्यायालय हैं? हाँ, तो कौन से राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर है वो अब देखेंगे। हमारे भारत देश में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। अब वो उच्च न्यायालय जो है एक राज्य के लिए भी है, कई जगह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन कौन सा कहां पर उच्च न्यायालय है वो एक एक करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहां से? यहाँ केरल से। तो केरल का जो उच्च न्यायालय है वो है एर्नाकुलम में। कहां है? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में जो है केरल का क्या है? उच्च न्यायालय। और केरल का जो उच्च न्यायालय है वो यहाँ लक्षद्वीप का भी क्या है? उच्च न्यायालय है। इस तरह से एर्नाकुलम और केरल का जो एर्नाकुलम जो है वो केरल और किसका? लक्षद्वीप दोनों का क्या हो गया? उच्च न्यायालय। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक का उच्च न्यायालय है बेंगलुरु। बेंगलुरु, कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ है? बेंगलुरु। तो कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु और उसका उच्च न्यायालय भी कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है? तो उसके बाद बात करते हैं कहां का? गोवा। तो गोवा का, महाराष्ट्र का, ठीक है, यहां पर दमन दीव दादर नागर हवेली का, इन तीनों का जो उच्च न्यायालय है वो कहां है? मुंबई उच्च न्यायालय। क्लियर है? तो महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय कहां है पूछेगा तो वो भी कहां है? मुंबई है ना। गोवा का उच्च न्यायालय क्या है? तो वो भी कहां है? मुंबई है। और दमन दीव दादर नागर हवेली ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका भी उच्च न्यायालय कौन सा है? मुंबई। ठीक है? तो इस तरह हमने 3 उच्च न्यायालय देख लिया कि केरल का उच्च न्यायालय जो है वो एर्नाकुलम है, जो लक्षद्वीप का भी क्या है? उच्च न्यायालय है। कर्नाटक का उच्च न्यायालय बेंगलुरु में है। और वहीं महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव दादर नागर हवेली का जो उच्च न्यायालय है वो कहां है? मुंबई में स्थित है। ठीक है? इसके बाद आगे बात करते हैं और देखते हैं गुजरात। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। लेकिन जो उसका उच्च न्यायालय है वो है अहमदाबाद। तो इस तरह से गुजरात का जो उच्च न्यायालय है वो कहां स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद। ठीक है? तो गुजरात का उच्च न्यायालय कहां है? अहमदाबाद में स्थित है। राजस्थान का उच्च न्यायालय है जोधपुर, है ना। राजधानी है जयपुर, लेकिन उच्च न्यायालय कहां है? जोधपुर में है। उच्च न्यायालय कहां है? आपका राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है वो कहां है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है? तो इस तरह हमने अभी तक देखा कि केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहां है? एर्नाकुलम में। कर्नाटक उच्च न्यायालय कहां है? बेंगलुरु में है। महाराष्ट्र का, गोवा का और दमन दीव दादर नागर हवेली का उच्च न्यायालय कहां है? मुंबई में। गुजरात का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। और राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां है? आपका जोधपुर में स्थित है। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं। तो ये है राज्य पंजाब, ये है चंडीगढ़ और हरियाणा, और ये खुद क्या है? चंडीगढ़। तो पंजाब, हरियाणा 2 राज्य और साथ ही किसका? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। इन तीनों का जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है। तीनों का उच्च न्यायालय कौन सा है? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। तो चंडीगढ़
जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका उच्च न्यायालय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, और हरियाणा का उच्च न्यायालय भी क्या है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है। क्लियर है। ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, पहले एक राज्य था, तो इनका उच्च न्यायालय था कहाँ, श्रीनगर में। कहाँ है, श्रीनगर में। तो अभी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का जो उच्च न्यायालय है अभी भी कौन सा है, श्रीनगर है। क्लियर है। इस तरह से हमने इस साइड के सारे राज्यों के उच्च न्यायालय को हमने देख लिया कि केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम, कर्नाटक उच्च न्यायालय है बेंगलुरु, महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव दादरा नगर हवेली का उच्च न्यायालय है मुंबई, गुजरात का उच्च न्यायालय है अहमदाबाद, राजस्थान का उच्च न्यायालय है जोधपुर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां है, आपका श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कौन सा राज्य, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय क्या है, शिमला। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है कौन सा है, नैनीताल। और उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद। तो तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है शिमला, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है नैनीताल, और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है कहां, इलाहाबाद में। और यही इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है जजों के संख्या के मामले में, केस के मामले में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, आपका केस के सिलसिले में या केस के लिए देखें या जजों की संख्या में देखें या सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछेगा तो कौन सा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। क्लियर है। जो कहां का उच्च न्यायालय है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। ठीक। इसके बाद बात करते हैं फिर 3 राज्य का, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का। ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का। तो बिहार का उच्च न्यायालय है पटना में, उसकी राजधानी पटना में। पश्चिम बंगाल का है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल का कोलकाता में। और सिक्किम का कहां है, गंगटोक। सिक्किम का उच्च न्यायालय कहां है, गंगटोक। सिक्किम का उच्च न्यायालय गंगटोक, कोलकाता का पश्चिम बंगाल। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका उच्च न्यायालय भी कहां है, कोलकाता। जिसका उच्च न्यायालय कहां है, कोलकाता। तो अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल इन दोनों का उच्च न्यायालय कौन सा है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्लियर है। तो इस तरह हमने यहां पर 3 उच्च न्यायालय देखा। बिहार का उच्च न्यायालय पटना, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय है कौन सा, कोलकाता। और सिक्किम का उच्च न्यायालय है कौन सा, गंगटोक। सिक्किम का उच्च न्यायालय कौन सा है, गंगटोक। चले आगे। अब पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं तो असम का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। असम का उच्च न्यायालय कौन सा है, गुवाहाटी। गुवाहाटी में इस असम का क्या है, उच्च न्यायालय है। अब ये असम का ही उच्च न्यायालय नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश का भी उच्च न्यायालय है, ये नागालैंड का भी उच्च न्यायालय है, और यही जो है वो मिजोरम का भी क्या है, उच्च न्यायालय है। क्लियर है। तो असम में जो उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, वो असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का भी उच्च न्यायालय है, नागालैंड का भी उच्च न्यायालय है, और मिजोरम का भी क्या है, उच्च न्यायालय है। ठीक। इसके बाद जो 3 राज्य बच गए, कौन कौन सा, मणिपुर, आपका त्रिपुरा और कौन सा, मेघालय। तो मणिपुर की राजधानी जो है ना, इम्फाल, वहां पर उसकी उच्च न्यायालय है। तो मणिपुर की राजधानी कहां है, उसकी राजधानी इम्फाल में है। त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला, तो उसके उच्च न्यायालय कहां है, अगरतला में है। और मेघालय का उच्च न्यायालय जो है उसकी राजधानी कहां पर स्थित है, शिलांग में स्थित है। ठीक है। मेघालय का उच्च न्यायालय उसकी राजधानी कहां स्थित है, शिलांग में स्थित है। इस तरह पूर्वोत्तर भारत में 4 उच्च न्यायालय स्थित है। असम में जो उच्च न्यायालय है वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो असम के साथ साथ किसका उच्च न्यायालय है, आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का उच्च न्यायालय है। मणिपुर का उच्च न्यायालय है इम्फाल, त्रिपुरा का उच्च न्यायालय अगरतला में, और शिलांग का उच्च न्यायालय कहां है, उसकी राजधानी शिलांग में। मेघालय का उच्च न्यायालय कहां स्थित है, शिलांग में स्थित है। ठीक है। अब फिर बात करेंगे 3 राज्यों के उच्च न्यायालय का, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है, उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है वो है कटक में। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहां है, कटक। जबकि इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन याद रखेंगे उसका उच्च न्यायालय कहां है, कटक में स्थित है। ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है अमरावती, अमरावती है ना, अमरावती में अभी आंध्र प्रदेश का क्या बना है, उच्च न्यायालय बना है, जो अभी बना हुआ सबसे नया उच्च न्यायालय है। तो सबसे नवीन उच्च न्यायालय कौन सा है, अमरावती उच्च न्यायालय, जो कि कहां का उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। क्लियर है। आगे बात करते हैं और देखते हैं तमिलनाडु का उच्च न्यायालय स्थित है कहां, चेन्नई में। और यही चेन्नई का जो है
चेन्नई जो उच्च न्यायालय है वो पांडिचेरी का भी क्या है, उच्च न्यायालय है। तो तमिलनाडु का उच्च न्यायालय भी चेन्नई में है और पांडिचेरी का भी उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। क्लियर है। तो इस तरह अब 4 राज्य बन गए। एक है कौन सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये कौन सा, तेलंगाना। तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां है, जबलपुर में है। जबलपुर में है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय और हमारे छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है कहां, बिलासपुर, है ना। मध्य प्रदेश का जबलपुर और छत्तीसगढ़ का कहां है, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और मध्य प्रदेश का जबलपुर। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना और किसका, झारखंड का। तो झारखंड का राजधानी रांची और उच्च न्यायालय भी रांची, तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद और उच्च न्यायालय भी कहां है, हैदराबाद। क्लियर है। तो ये हो गए सभी राज्यों के उच्च न्यायालय। एक बच गया है अपना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जहां पर आपका खुद का ही क्या है, उच्च न्यायालय है। एकमात्र ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का क्या है, उच्च न्यायालय है। बाकी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो किसी न किसी उच्च न्यायालय, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में डिपेंडेंट है, जबकि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना क्या है, उच्च न्यायालय है। इसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर हो गया है जिसका अपना खुद का क्या है, उच्च न्यायालय है। कहां पर, श्रीनगर में। ठीक है। तो इस तरह भारत में टोटल कितने हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। एर्नाकुलम 1 उच्च न्यायालय, बेंगलुरु 2 उच्च न्यायालय, मुंबई 3 हो गया, अहमदाबाद 4, जोधपुर 5, चंडीगढ़ 6 हो गया। उसके बाद श्रीनगर 7, शिमला जो है 8, ठीक है, इलाहाबाद जो है 9, उसके बाद नैनीताल 10, पटना जो है हो गया आपका 11, कोलकाता हो गया 12, गंगटोक हो गया 13, गुवाहाटी 14, इम्फाल 15 पढ़े, अगरतला को 16, शिलांग को 17, कटक को 18, अमरावती को 19 और चेन्नई कितना हो गया, 20। ठीक है। उसके बाद जबलपुर 21, बिलासपुर जो है वो 22, रांची जो है 23 और हैदराबाद जो है वो 24 और दिल्ली हो गया कितना, 25। तो भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें सबसे पुराना उच्च न्यायालय है 3, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। सबसे पुराना पूछेगा तो मुंबई उच्च न्यायालय जो है वो सबसे पुराना है। इसके साथ साथ चेन्नई उच्च न्यायालय और साथ ही कौन सा, कोलकाता उच्च न्यायालय। ये तीनों जो है वो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तीनों जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगर पूछता है कि सबसे नवीन उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सबसे नवीन उच्च न्यायालय है कौन सा, अमरावती उच्च न्यायालय। सबसे नवीन उच्च न्यायालय कौन सा है, अमरावती उच्च न्यायालय। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है ये सबसे बड़ा है। केस में कहो, न्यायाधीशों की संख्या में कहो, कार्य में कहो, सबसे बड़ा कौन सा है, इलाहाबाद। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो है हमारा छत्तीसगढ़ का बिलासपुर उच्च न्यायालय। क्लियर है। तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है कौन सा, बिलासपुर उच्च न्यायालय। इस तरह ये है भारत के 25 उच्च न्यायालय। क्लियर है। तो हम जो है संविधान में न्यायपालिका पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में सुप्रीम कोर्ट को और इस क्लास में हमने हाई कोर्ट को खत्म कर दिया। अब आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही।